बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये 1959 की बात है। मैं रावलपिंडी की माल रोड पर अपने किसी ख्याल में सर झुकाए चला जा रहा था। अयूब खान मरहूम के मार्शल्लाह का पहला साल था। यूं समझ लें जैसे अभी अभी सैलाब आया हो और इतने जोशो खरोश में हो जैसे रास्ते में आने वाली तमाम बस्तियां बहा ले जाएगा। वो मार्शल्लाह एक दहशत थी जो सारे मुल्क पर तारी कर दी गई थी। मैं सर्विस से रिटायर हो चुका था और मार्शल्लाह वालों ने मुझे घर से बुलाकर मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर के सिक्योरिटी स्टाफ में रख लिया था। उन्होंने जब मेरी फ़र्ज शनासी और सलाहियतें देखीं तो एक ऊंचा रुतबा दे दिया जिसे खुफिया रखा गया। इस सिलसिले में यानी अपने फ़राइज़ के सिलसिले में कई बार मेरी मुलाकात अयूब खान मरहूम के साथ तन्हाई में हुई। वो एक अलग दास्तान है जो मैं कभी भी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नन्हे खान लीडर और कुछ दीगर हजरात बेनकाब होते हैं। मुझे किसी को बेनकाब करके नंबर बनाने का कोई शौक़ नहीं, और ये बात भी कि मुझे इस आखिरी उम्र में किसी नामालूम कातिल की गोली से मरने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप अपनी दिलचस्पी रावलपिंडी की माल रोड पर ही रखें जहां मैं सर झुकाए चला जा रहा था। मलिक साहब अस्सलामु अलैकुम। एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने पहले सर उठाया फिर रुका। मेरे सामने बड़े कीमती पैंट कोट में मलबूस एक आदमी खड़ा मुस्करा रहा था। उसका लिबास, उसकी टाई और उसका चेहरा मोहरा बताता था कि ये शख्स सरकारी अफसर ही हो सकता है। उसकी मुस्कुराहट के जवाब में मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ, आपको राह जाते रोक लिया है। उस खुशपोश और खुशवज़ा शख्स ने कहा, मुझे गलती नहीं लग सकती, आप मलिक अहमद यार खान साहब हैं। उसने अपना दायां हाथ आगे किया जो मैंने गर्मजोशी से अपने हाथ में ले लिया और कहा कि उसने मुझे ठीक पहचाना है। ये भी कहा कि मैं इसे नहीं पहचान सका। उसने मशरकी पंजाब के एक बड़े कस्बे का नाम लिया और मुझे याद दिलाया कि 14-15 साल पहले मैं इस कस्बे के थाने का SHO हुआ करता था। मुझे वो कस्बा भी याद आ गया, और ये तो मैं भूल ही नहीं सकता था कि मैं वहाँ SHO रह चुका हूँ। सारे हिंदुस्तान के थानों के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। कभी यूं भी होता था कि किसी बड़े थाने का इंचार्ज खसूसी वजूहात के पेश नज़र किसी इंस्पेक्टर को बना दिया जाता था। मैं उस वक्त इंस्पेक्टर था और ये थाना मुझे दिया गया था। ये कोई दिलचस्प बात नहीं कि किन वजूहात की बिना पर मुझे ये थाना दिया गया था। बहरहाल कुछ वजूहात थीं। बात सुनाने वाली ये है कि मैं इस शख्स को पहचान न सका। सर्विस में ऐसे हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ता रहा है, इन सब के चेहरे याद रखना मुमकिन नहीं। इस खुशपोश शख्स ने, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग थी, जां फराज मुस्कुराहट से अपना नाम बताया और मुख्तसरन एक कत्ल की वारदात सुनाई। मुझे फिर भी ये शख्स याद ना आया। हम उस वक्त फ्लैटी होटल के बिल्कुल सामने खड़े थे। उस शख्स ने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा कि वो मुझे खाना खिलाना चाहता है और मैं इनकार ना करूं। मैंने इनकार तो किया जो महज रस्मी था, लेकिन उसके पुरजोर इसरार के आगे सर झुकाना पड़ा। हकीकत यह है कि दिन का 1 बज चुका था और मुझे भूख लगी हुई थी, और मैंने आगे जाकर सदर बाज़ार के किसी दरमियाना होटल में खाना खाना था। वो मुझे फ्लैटी होटल में ले गया। अब तो फ्लैटी होटल की कोई हैसियत ही नहीं रही। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियतें इसी होटल में क़याम किया करती थीं। कायदे आज़म भी इसी होटल में ठहरते या खाना खाया करते थे। मेरा मेज़बान मुझे फ्लैटी होटल में ले गया, बड़े पुरतकल्लुफ़ खाने का आर्डर दिया और कत्ल की वो वारदात सुनाने लगा। आखिर मुझे ये केस याद आ गया, और ये भी याद आया कि उसके कुछ इशारे मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। खाने के बाद हम जुदा हुए तो मैंने सोचा कि गांव जाऊंगा और डायरी में ये केस पढ़ूंगा। मैंने ऐसे इशारे बहुत से केसों के लिखे हुए हैं कि वो जब सामने आते हैं तो हर केस की हर एक तफसील याद आ जाती है। फिर यूं हुआ कि मैं 3 महीनों तक गांव ना जा सका। डायरियां गांव में रखी हुई थीं। उस शख्स ने मुझे हैरत में डाल दिया था। जब गांव 1-2 दिनों के लिए गया
तो डायरियों की वर्क गिरदानी करके ये केस निकाला और जब मैं पढ़ने लगा तो मेरी आंखों के आगे एक फिल्म चल पड़ी। 1959 में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कहानियाँ किसी रिसाले में कभी छपा भी करेंगी और किताबें भी छपकर मार्केट में आएंगी और मकबूलियत हासिल करेंगी। वक्त गुजरता गया और चंद सालों बाद मैं इस नौकरी से भी फारिग हो गया और फिर अपनी तफ्तीशी कहानियाँ लिखने का सिलसिला चल पड़ा। मैं जिस केस का हवाला दे रहा हूँ ये मेरे जहन से निकल गया। तकरीबन 1.5 महीना पहले का वाक़या है कि इससे मिलती जुलती वारदात रावलपिंडी के एक महल्ले में हो गई। मुझे अचानक ये केस याद आ गया और ये भी कि 1959 में इस केस का एक अहम किरदार मुझे मिला था। मैंने डायरी निकाली और ये केस निकाल कर पढ़ने लगा तो उसकी ज़रा सी बात भी याद आ गई और मैंने ये तफ्तीशी कहानी कागज़ों पर बिखेर दी। इतनी लंबी तमहीद की मुआफ़ी चाहता हूँ। आइए अब असल कहानी सुन लीजिए। एक भाई पागल। जिस कस्बे का जिक्र हो रहा है वो मशरकी पंजाब की मशरकी सरहद पर था। अब तो सुना है बहुत बड़ा शहर बन गया। ये सिखों की अक्सरियत का इलाका है, लेकिन इस कस्बे में मुसलमानों की आबादी तकरीबन इतनी ही थी जितनी सिखों की थी और कुछ आबादी हिंदुओं की भी थी। इलाका जरखेज़ था। कस्बे में मुसलमान ज़मींदार भी रहते थे और उनमें अक्सर मुसलमान घरानों में तालीम भी थी। ऐसा ही एक मुसलमान अमीर कबीर ज़मींदार मेरे पास थाने में आया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गम का बड़ा गहरा तासुर देखकर मैं जान गया कि कोई अच्छी खबर नहीं लाया। मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहा था जैसे उसकी ज़बान ही ना हो। मैंने पूछा खैरियत। उसने बताया कि उसका जवान बेटा कत्ल हो गया है। मेरे मुंह से मशीन गन की तरह सवाल निकले, कहाँ, कब, कैसे वगैरह। उसने ये वारदात इस तरह सुनाई। कहा, अलग सुबह अभी सवेरा धुंधला ही था कि उस शख्स को अपनी बीवी की चीख सुनाई दी। ये दौड़ता बाहर निकला तो देखा बीवी सीढ़ियों के पास खड़ी है और उसका बेटा इस तरह गिरा पड़ा है कि उसका सर और कंधे पहली सीढ़ी पर थे और बाकी जिस्म फर्श पर। मियाँ बीवी ने बेटे को मिलकर उठाया और अंदर कमरे में पलंग पर डाला। बाप ने नब्ज देखी, फिर दिल पर हाथ रखा। नब्ज भी खामोश और दिल भी खामोश था। दोनों का ख्याल ये था कि ये सीढ़ियों से गिरा है, किसी वजह से ऊपर चला गया होगा और किसी तरह गिरा और सीधा नीचे आ गया। इसीलिए आधा पहली सीढ़ी पर और बाकी आधा फर्श पर पड़ा था। माँ बाप कैसे यकीन कर लेते कि ये मर गया है। ये बाप जब मुझे ये रिपोर्ट दे रहा था उस वक्त 10:30 या 11:45 बजे का वक्त हो गया था। मैंने पूछा कि वो इतनी देर से थाने क्यों आया है। उसने बताया कि वो मान ही नहीं सकता था कि उसका बेटा मर चुका है और ये तो वो सोच ही नहीं सकता था कि बेटा कत्ल हुआ है। वो बेटे को बेहोश समझता रहा और डॉक्टर के घर को दौड़ पड़ा। वो हिंदू डॉक्टर था जो सरकारी अस्पताल का सिविल सर्जन कहलाता था। उस ज़माने में डॉक्टरों की आज वाली भरमार नहीं होती। कस्बे में एक तो ये सिविल सर्जन था या 2 डॉक्टर और थे। उस डॉक्टर ने तैयार होने में खासी देर लगा दी और फिर उस शख्स के घर गया। डॉक्टर ने नब्ज देखते ही कह दिया कि ये तो मर चुका है। फिर डॉक्टर ने जिस्म को हर तरफ से देखा और सर को ख़ास तौर पर चेक किया। उसे कहीं भी कोई चोट या खराश नज़र ना आई। जब उसने मरने वाले की गर्दन देखी तो उसके मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले कि इसका तो गला घोंटा गया है। गला घोंटने के निशान साफ नज़र आ जाया करते हैं। ये तो डॉक्टर था जिसके लिए मौत का बायस समझना कोई मुश्किल ना था। डॉक्टर ये फैसला देकर चला गया, लेकिन बाप की जहनी हालत ऐसी बिगड़ गई कि कुछ फैसला ना कर सका कि इस डॉक्टर की तशखीस मान ले या क्या करे। मरे हुए बेटे की माँ वहीं मौजूद थी। उसकी आहो बका और चीखते चिल्लाते बैन बाप को और ज़्यादा पागल कर रहे थे। माँ कहती थी कि दूसरे डॉक्टर को बुला लाओ। बाप लड़खड़ाते कदमों से दूसरे डॉक्टर को साथ लाने के लिए चला गया। वो कस्बे के दूसरे सिरे पर रहता था। उसने आते आते खासा वक्त लगा दिया। उसने भी सिविल सर्जन की तरह लाश को देखा और गर्दन को देखकर सिविल सर्जन की तायीद कर दी कि उसका गला घोंटा गया है और सीढ़ियों से नहीं गिरा। डॉक्टर ये कहकर चला गया। इतनी देर में मोहल्ले के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। औरतें सेहन में हजूम करके आ गईं और आदमी जो भी आता था वो सबसे पहले मकतूल को देखता
और अपनी राय देता था। इस तरह बाप का वक्त ज़ाय होता रहा और अक्लमंद किस्म के 2-3 आदमियों के कहने पर वो थाने आ गया और उस वक्त 10:30 बज चुके थे। 2 डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये कत्ल का केस है और उसका गला घोंटा गया है, इसलिए मैंने फ़ौरन तस्लीम कर लिया कि ये कत्ल की वारदात है। फ़ौरन बाप के नाम से FIR तहरीर करवाई और अपने ज़रूरी अमले को साथ लेकर मैं मकतूल के बाप के साथ चल पड़ा। रास्ते में पूछा कि उसकी या उसके बेटे की किसी के साथ दुश्मनी होगी। उसने वसूख से बताया कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं और बेटा तो बड़ा ही शरीफ लड़का था। मैंने सोचा कि हर बाप अपने बेटे को खा वो मकतूल हो या कातिल शरीफ ही कहा करता है। ये तो मुझे दूसरों से और अपने ज़राए से मालूम करना था कि इस खूनी ड्रामे में कौन शरीफ और कौन बदमाश है। बहरहाल मैं रास्ते में बाप से ज़रूरी बातें पूछता गया, लेकिन उसके मुंह से काम की कोई बात ना निकली। कस्बे की एक कुशादा गली में उसका कमोबेश एक कनाल में फैला हुआ मकान था। ऐसे मकानों को मैं अक्सर हवेली लिखा करता हूँ। उसके ऊपर भी एक मंजिल थी। इस तरह यह हवेली चुबारा बन गया था। आजकल कोठियों की बातें होती हैं, उस दौर में आदमी की हैसियत हवेली से जानी पहचानी जाती थी। वो बड़ी खूबसूरत हवेली थी जिससे उस शख्स की अमीराना हैसियत का अंदाज़ा होता था। वह मुझे अंदर ले गया। मैंने जाते ही तमाम औरतों को सेहन से हटा दिया और कहा कि कोई बाहर का आदमी या औरत करीब ना रहे। सेहन से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। इन सीढ़ियों में मोड़ नहीं था, बल्कि बिल्कुल सीधी थी। उन्होंने लाश उठाकर अंदर पलंग पर डाल दी थी। मैंने ये मालूम करने के लिए कि लाश कहाँ और किस तरह पड़ी थी, मकतूल के बाप से कहा कि वो इस पोजीशन में होकर मुझे दिखाए। बाप फ़ौरन उस पोजीशन में हो गया जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। फिर मैं कमरे में लाश को देखने गया। सबसे पहले गर्दन देखी, जहाँ नीले निशान बता रहे थे कि गला घोंटा गया है। निशानात से साफ पता चलता था कि गला हाथ से घोंटा गया है। रस्सी से गला घोंटा जाए या कोई कपड़ा मरोड़ कर उससे गला घोंटा जाए तो फिर निशान मुख्तलिफ होते हैं। 2 डॉक्टर लाश के पूरे जिस्म का मुआयना कर चुके थे, इसलिए मैंने ये तरद्दुद ना किया। डॉक्टरों की राय मेरी राय से ज़्यादा काबिल एतमाद थी। यकीनी तौर पर यह कत्ल की वारदात थी। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। सहन में खड़े होकर हवेली को देखा। चारों तरफ कमरे ही कमरे थे, इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता था कि कातिल दीवार फांदकर अंदर आया था। मैंने पूछा ड्योढ़ी का दरवाज़ा बंद था या जंजीर उतरी हुई थी। बाप ने बताया कि जब वो डॉक्टर को बुलाने घर से निकला था तो बाहर वाले दरवाजे की अंदरूनी जंजीर चढ़ी हुई थी और उसके खुलने का इम्कान था ही नहीं। मैंने खुद ड्योढ़ी में जाकर दरवाज़ा बंद किया, जंजीर चढ़ाई, क्वाड़ अंदर को खींचे तो यकीन हो गया कि बाहर से किसी तरीके से भी ये जंजीर नहीं उतारी जा सकती। इससे ये जाहिर हुआ कि कातिल ऊपर से आया था। मैं फिर सहन में चला गया और मकतूल के बाप की रहनुमाई में सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। पुराने मोहल्लों के मकान आपस में मिले होते हैं और छतों से आदमी एक मकान से दूसरे मकानों तक बड़े आराम से आ जा सकता है। मैं जब ऊपर गया तो ऊपर 2 या गालबन 3 कमरों का चुबारा देखा। आगे सहन के तौर पर खुली छत थी। एक कमरे के दरवाजे में 27-28 साल उम्र का एक खूबरू जवान खड़ा था। ये देखकर कि एक थानेदार घर में आया है और उसके साथ घर का सरबराह भी है, तो भी उस आदमी ने कोई ज़रा सी भी हरकत ना की, ना उसके चेहरे पर कोई तब्दीली आई। वो बिल्कुल ही लाताल्लुक़ खड़ा रहा। मैंने यही समझना था कि इस घर का फ़र्द नहीं, मेहमान होगा या हो सकता है किरायादार हो, फिर भी उसे किसी न किसी रद्द अमल का इजहार करना चाहिए था। मैंने ये भी देखा कि उसका चेहरा बेतासुर था। मेरा बड़ा बेटा है, मकतूल के बाप ने कहा, ऊपर अपनी बीवी के साथ रहता है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि ये मकतूल का बड़ा भाई है और इस तरह लाताल्लुक़ होकर ऊपर खड़ा है जैसे इसे कुछ खबर ही नहीं कि नीचे क्या क़यामत आई हुई है। वो बच्चा होता तो मैं बच्चा ही समझकर उसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन वो इतना जवान था कि उसे बाप का एक बाजू समझना गलत ना था। मेरे और उसके दरमियान 2 कदमों का ही फासला था। उसने अपना हाथ आगे करने की बजाय मेरे हाथ को यूं हैरत से देखा जैसे मैं उसे कुछ दे रहा हूं या उससे कुछ लेना चाहता हूं। सलाम कर इंस्पेक्टर साहब को, बाप ने उसे ज़रा डांट कर कहा। आगे बढ़कर हाथ मिला।
उसने हाथ तो आगे कर दिया लेकिन अजीब पागलाना अंदाज से हंसा और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ बेजान था। मैंने उसका हाथ दानिस्ता ज़ोर से दबाया। वो यक लख्त संजीदा हो गया और जब मैंने उसका हाथ छोड़ा तो वो फिर हंसा और फिर यक लख्त उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। मैं आगे बढ़ गया। मेरी किस्मत देखें, बाप ने बड़ी ही मगमूम आवाज़ में कहा, बड़ा बेटा जहनी तौर पर माजूर है और इससे छोटा कत्ल हो गया है। ये तो मैं समझ ही गया था कि ये जवान दिमागी तौर पर माजूर है। ऐसे आदमी को झल्ला कहा करते हैं और बाज़ लोग कमला भी कहते हैं, लेकिन शरीफाना और बाइज़्ज़त अल्फाज में जहनी मरीज़ कहा जाता है। मैंने बाप से ये ना पूछा कि ये उसका पैदाइशी नुक्स है या किसी और वजह से बाद में पैदा हुआ था। उस वक्त मेरे जहन पर यह सवाल आसेब की तरह तारी था कि कातिल आया किस तरफ से था। दुल्हन से नौकरानी ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे सामने खुली छतें थी। मैंने एक तरफ वाली फसील जाकर देखी। उस तरफ एक गली थी और छत इतनी ऊंची कि इधर से किसी के ऊपर आने का इम्कान नहीं था। हवेली की छत पिछवाड़े वाले मकान की छतों से मिलती थी और उनके दरमियान ऊंची फसील थी जो कमोबेश 6 फीट ऊंची थी। एक जवान आदमी उसे फांद सकता था। दरमियान में सुराख छोड़े हुए थे जैसे आमतौर पर फसीलों में होते हैं। किसी भी सुराख में कदम जमाकर ऊपर चढ़ा जा सकता था। मैं इसी तरह फसील पर चढ़ा। ऊपर गिर्द थी और 2-3 जगहों पर ऐसे रगड़ के निशान थे जो साफ ज़ाहिर करते थे कि उसके ऊपर से कोई आया भी है और गया भी है। वहीं से आगे को देखा, 4-5 घरों की छतें आपस में मिली हुई थीं और 2 जगहों पर फसीलें थीं जो ज़्यादा ऊंची नहीं थीं। मैं आगे तो ना गया, लेकिन ये मेरे दिमाग में आई कि किसी भी घर की तरफ से कोई आदमी ऊपर आ सकता है। वारदात वाली हवेली की छत कच्ची यानी लिपाई वाली नहीं थी, बल्कि ईंटों का फर्श था। उस पर किसी खुरे का मिलना नामुमकिन था। मैं ये सोच रहा था कि मकतूल रात अपने कमरे से बाहर क्यों निकला था और वो सीढ़ियों पर क्यों कत्ल हुआ। एक ख्याल ये आया कि कोई चोर नीचे उतरा होगा और मकतूल पेशाब के लिए उठा और चोर के साथ उसका आमना सामना हो गया। चोर ने अपने बचाव के लिए मकतूल की गर्दन दोनों हाथों में पकड़ी और उसे फेंककर फिर सीढ़ियां चढ़ गया। चोर का इरादा कत्ल का नहीं होगा। उसके साथ ही यह ख्याल आ गया कि इतने बड़े और इतने अमीराना घर में कोई चोर अकेला नहीं आया करता। उस दौर में अमूमन यूं होता था कि डाका पड़ता था और डाकुओं की रहनुमाई कोई घर भेदी करता था। अलबत्ता एक ख्याल और आ गया। मैंने ड्योढ़ी में एक छतरा बंधा देखा था। 15-16 दिनों बाद बकर ईद थी। ये छतरा यकीनन कुर्बानी के लिए पाला जा रहा था। आजकल भी आपने देखा और सुना होगा कि कुर्बानी के दुम्बे और बकरे कभी चोरी भी हो जाते हैं। मुझे शक ये हुआ कि कोई चोर छतरा खोलने ऊपर से आया और यह कि छतरा खोलकर ड्योढ़ी के दरवाजे से निकल जाएगा, लेकिन मकतूल से आमना सामना हो गया और इस तरह चोरी की मामूली सी वारदात कत्ल की वारदात बन गई। यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत पेश करूँगा। ये जो मैंने कहा है कि चोरी की मामूली वारदात, इसका मतलब ये ना लें कि मामूली सी चोरियां करने वाला वारदातिया किसी कमरे में घुसकर कोई ट्रंक या कोई कीमती चीज़ उठा लाएगा। मामूली वारदातिया यूं वारदात किया करता था कि किसी बड़े घर में किसी तरह रात को चला गया और सेहन में रस्सी पर लटके हुए 2-4 कपड़े देखे तो वही उठा लाया, या बावर्ची खाना खुला मिला तो वहाँ से 1-2 देगचे ही उठा ले गया और अगले रोज़ बेचकर चंद रुपए कमा लिए। मैं इसी घर की बैठक में बैठ गया और मकतूल के बाप को अपने पास बिठाया। वो बेचारा रोता ज़्यादा और बोलता कम था। मैंने उसे कहा कि जब तक वो मुझे कोई ठोस इशारा नहीं देगा मैं कातिल तक नहीं पहुंच सकूंगा। हैरत वाली बात यह भी थी कि किसी दुश्मन ने मकतूल को कत्ल किया था तो बाहर कहीं क्यों न कर दिया। ये सोच भी आई कि घर के ही किसी फर्द ने इसे कत्ल न कर दिया हो। मकतूल के बाप ने बताया कि मकतूल शादीशुदा था और उसकी चंद महीनों की एक बच्ची भी थी। उसकी बीवी कुछ दिनों से मैके गई हुई थी। मैंने सोचा कि मकतूल की बीवी से भी पूछगछ करूंगा। मुझे उम्मीद हुई कि बीवी जानती होगी कि मकतूल की बाहर किसी के साथ दुश्मनी थी। मैंने मकतूल के बाप से कहा
کہ اس کی یہ بہو تو اطلاع ملتے ہی آ گئی ہوگی۔ نہیں، باپ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا۔ نہیں آئی اور شاید نہ ہی آئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے گی؟ باپ نے بتایا کہ سسرال کے ساتھ مقتول کی اچھی خاصی چپکلش چل رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ مقتول کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، ان کی ایک دن بھی آپس میں نہیں بنی تھی۔ ذرا سی بات پر دونوں لڑتے جھگڑتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ مقتول کو بیوی کیوں اچھی نہیں لگتی تھی، کیا وہ بدصورت ہے؟ باپ نے بتایا کہ بدصورت تو نہیں، لیکن خوبصورت بھی بالکل نہیں۔ اس کا رنگ سانولا ہے اور وہ گھریلو قسم کی عورت ہے اور چاؤ چونچلے نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتول کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس عمر میں سنجیدگی اور پختگی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی ہوتی۔ مقتول گوری چٹی اور شوق سی بیوی چاہتا ہوگا۔ بہرحال اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ قاتل کو پکڑنے کے لیے میں کیا چاہتا ہوں۔ باپ نے بتایا کہ مقتول نے بیوی کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تو مقتول اور زیادہ بگڑ گیا۔ کہتا تھا اسے بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا۔ اس حقیقت کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، بیٹی دے یا بیٹا۔ باپ نے لمبی چوڑی تفصیلات نہ سنائی، لیکن میں سارا فطور سمجھ گیا۔ مقتول نے طلاق تک نوبت پہنچا دی تھی، لیکن باپ راستے میں حائل تھا۔ میں اس فتنہ اور فساد کو اپنے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مقتول کے سسر یا بھائیوں نے کبھی کوئی دھمکی دی تھی یا ان کا رویہ اور رد عمل کیا تھا؟ باپ نے جواب دیا کہ مقتول کا سسر تو گلے شکوے کرتا اور مقتول کا باپ اسے راضی کر لیتا تھا، لیکن مقتول کے 2 سالے تھے جو دھمکیوں کی زبان میں بات کرتے تھے۔ میری ایک بات ذہن میں رکھ چودھری، میں نے کہا، میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میاں بیوی کے درمیان جو چپکلش تھی اور سسرال کا جو رویہ تھا، کیا یہ قتل تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا؟ اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں، باپ نے کہا۔ میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں۔ میری بہو کا بڑا بھائی خود بھی گنڈا ہے اور گنڈے ہی اس کے دوست ہیں۔ وہ کہتا پھرتا ہے کہ طلاق دے کر تو دیکھیں، اس شخص کو قبر میں اتار دوں گا۔ میں نے مقتول کے اس سالے کا نام پوچھا۔ باپ نے نام بتایا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا، کیونکہ اس شخص کو میں نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ میں اسے رضا لکھوں گا۔ اس کے ذریعے میں اس خاندان کی حیثیت وغیرہ کے بارے میں واقف تھا۔ یہ بھی مسلمانوں میں ایک امیر زمیندار خاندان تھا۔ رضا کا باپ اور چھوٹا بھائی کپڑے کا ہول سیل کاروبار کرتے تھے اور رضا زمینوں کی دیکھ بھال اور مزارعین کی نگرانی کرتا تھا۔ رضا جس قسم کا گنڈا تھا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو گھٹیا قسم کے جرائم پیشہ آدمی ہوتے ہیں جنہیں ہم گنڈا اور بدماش کہتے ہیں، لیکن ایک قسم معزز گنڈوں کی ہوتی ہے۔ ایسی قسم آج کل زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں، اسمبلیوں کے ممبر بھی بن جاتے ہیں اور ان کا میل جول اونچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ گنڈے ہوتے ہیں، جس طرح آج کل قبضہ گروپ مشہور ہے اور گنڈا گردی کے ذریعے کسی کو دھمکانا، اپنا کام نکلوانا ایک رواج بھی بن گیا ہے اور کاروبار بھی۔ رضا ایسا ہی معزز قسم کا گنڈا تھا جس کے ہاتھ میں کئی گنڈے اور بدماش تھے۔ پولیس والے اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ رضا قتل کی واردات کر بھی سکتا تھا اور کروا بھی سکتا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھنا تھا کہ معاملہ کیا اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ اس کا علاج قتل ہی ہوتا یا انتقام قتل کر کے ہی لیا جانا تھا۔ یہ تو میں نے مخبروں سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ کسی بھی مخبر نے یقینی طور پر یہ تو کہنا ہی نہیں تھا کہ یہ قتل رضا نے کیا یا کروایا ہے۔ مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتانی تھیں اور آگے میری عقل تھی جس نے ان باتوں سے اپنے مطلب کی بات نکالنی تھی۔ رضا کے خلاف دل میں شک رکھ کر میں نے مقتول کے باپ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں بال کی کھال اتارنے کی کوشش میں تھا، یعنی میں بہت ہی باریک اور بظاہر نہایت معمولی باتیں بھی پوچھ رہا تھا، مگر میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ مقتول کا باپ ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا، دینا نہیں چاہتا، یا شاید یہ صدمے کا اثر تھا کہ وہ پوری طرح تعاون نہیں کر رہا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے اس صدمے کی حالت میں مزید پریشان نہ کروں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے مقتول بیٹے کے سسرال کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میرا ذہن کچھ اور روشن ہو گیا۔
मकतूल के ससुराल इसी मोहल्ले में रहते थे। पहलू वाली गली में इस हवेली से चौथा या गालबन तीसरा घर था। मुझे फौरन ख्याल आया कि हवेली के पिछवाड़े दूर तक जितने मकान हैं, इनकी छतें हवेली की छत से मिली हुई हैं। मैं उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और बाप से कहा कि चलो फिर ऊपर चलते हैं। मैं बाप को साथ लेकर ऊपर छत पर चला गया और अब कुर्सी करीब रखवा कर मैं फसील पर चढ़ा और मकतूल के बाप को भी ऊपर चढ़ाया और फिर हम दोनों पिछवाड़े वाले मकान की छत पर उतर गए। वहाँ से अगली छतों पर गए। आगे एक और फसील आई जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वहाँ से बाप ने मेरे कहने पर मकतूल के ससुराल का घर दिखाया। मैं वहाँ से वापस आ गया। अब मैं इस सोच में उलझ गया कि रज़ा बड़ी आसानी से छतों पर चलता मकतूल के घर उतर सकता था। सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला रखा जाता था क्योंकि मकतूल का बड़ा भाई बीवी के साथ ऊपर वाली मंजिल में रहता था। मेरे जहन में जुर्म का नक्शा ये बना कि रज़ा ऊपर से मकतूल के पास आया होगा और कमरे में बैठकर उनके दरमियान कुछ बातें हुई होंगी। रज़ा कत्ल की नीयत से आया होता तो मकतूल को कमरे में ही गला दबाकर मार सकता था, लेकिन इनमें कुछ तल्ख कलामी हुई होगी और रज़ा गुस्से में उठकर निकला और जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मकतूल ने कोई ऐसी बात कह दी होगी जिसने रज़ा को मुश्तइल कर दिया और उसने मकतूल का गला घोंटा और वहीं फेंक कर दबे पांव ऊपर चला गया और अपने घर जा पहुंचा। मैंने मकतूल के बाप से पूछा कि रज़ा शाम के बाद मकतूल के पास आया था। बाप ने कहा कि इसे मालूम नहीं, शायद नहीं आया। मैंने कुछ और बातें पूछी तो देखा कि बाप गोलमोल सी बातें करने लगा था। मैंने उसे उठा दिया और कहा कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। मकतूल की माँ अपने सीने पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारती और बैन करती मेरे पास आई। मैंने उसे बिठाया। उसने पहली बात रोते हुए ये कही, कल मोई डाइन मेरे बेटे को खा गई है। फिर उसने अपने खामद को कोसना शुरू कर दिया। फिर बोली, मैं चौधरी से कहती थी कि इस कलमोई को कहाँ से ले आए हो। थानेदार साहब, आपने मेरा बेटा मरा हुआ देखा है, क्या यह खूबसूरत जवान नहीं था? बाप, उसके लिए जो दुल्हन लाया वो भी देख लेना, इससे तो मेरी नौकरानी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा ये चौधरी खामन तो अपनी चुदराहट में ही मगन रहता है, इसे कोई होश नहीं कि घर का हाल अहवाल भी देख लिया करे। इस औरत की इस बात से मैं समझ गया कि मकतूल का बाप क्यों गोलमोल से जवाब देता था। उसे घर के हालात से दिलचस्पी ही नहीं थी। ये औरत जज्बात की मारी बोलती ही चली जा रही थी। आखिर माँ थी, उसका जवान शादीशुदा बेटा कत्ल हो गया था, लेकिन मैं ये बातें सुनने नहीं आया था। मैंने उसे ये कहकर चुप कराया कि मुझे ऐसी बातें बताए कि मैं इसके बेटे के कातिल को पकड़ूं और जल्दी फांसी चढ़ा दूं। मैंने उससे पहली बात ये पूछी कि गुज़िश्ता रात रज़ा मकतूल के पास आया था। उसने बताया कि नहीं आया। इस सिलसिले में बातें हुई तो उसने बताया कि मकतूल की बीवी कभी कभी ऊपर से ही अपने घर चली जाया करती और वापस आ जाती थी, लेकिन कभी इस घर का कोई मर्द ऊपर से नहीं आया। ये बात सुनकर भी मैंने सोचा, हो सकता है रज़ा गुज़िश्ता रात ऊपर से आया हो ताकि किसी को पता न चले और वो मकतूल के साथ कुछ बातें करने आया होगा। मतलब यह कि मेरे जहन में रज़ा के खिलाफ शक कायम रहा। उसके बाद मकतूल की माँ ने मकतूल और उसकी बीवी की वही बातें सुनाई जो मकतूल का बाप सुना चुका था। फ़र्क ये था कि ये औरत थी, इसलिए उसने फितरत के मुताबिक तफसील से बातें सुनाई। इससे मुझे ये मालूम हुआ कि मियाँ बीवी की नाचाकी बड़ी ही संगीन नौयत की थी। दिलों में कदूरत और अदावत पैदा हो गई थी। रज़ा और मकतूल में ये अदावत ज़्यादा ही पक्की हो गई थी, बल्कि ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर चुकी थी। मकतूल की माँ मकतूल की बीवी पर ही हर इल्ज़ाम थोप रही थी। उसने ये भी बताया कि मकतूल अपनी बीवी को मारता पीटता और मकतूल का बड़ा साला यानी रज़ा मकतूल को धमकियाँ देता था। उस औरत ने नई बात ये बताई कि मकतूल की बीवी मकतूल पर बदचलनी के इल्ज़ाम लगाती रहती थी। मैंने इस औरत को यहीं पर रोक लिया और पूछा कि मकतूल की बीवी अमूमन किस औरत पर शक करती थी कि उसके खामद ने इस औरत के साथ ताल्लुकात पैदा कर रखे हैं। माँ ने सबसे पहले एक नौकरानी का जिक्र किया। उसने बताया कि ये नौकरानी कई सालों से उनके घर रही है। चंद दिनों से उसने नौकरी छोड़ दी है। ये तकरीबन 30 साल उम्र की औरत थी। नक्शो निगार अच्छे और रंग कुछ गोरा था।
مقتول کی ماں کے بیان کے مطابق یہ عورت نوکرانی لگتی ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ گئی ہے کہ مقتول کی بیوی اس پر شک کرتی تھی۔ ماں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول نوکرانی کے ساتھ ذرا بے تکلفی سے بولتا تھا، اس کی بیوی گھٹی گھٹی طبیعت کی لڑکی تھی، اس لیے وہ مقتول پر بڑا گندا الزام لگاتی تھی۔ بالکل ایسے ہی وہ میرے سوتیلے بیٹے کی بیوی کے متعلق بھی شک میں رہتی تھی۔